हेलो साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और आज की अपनी जो क्लास है पहले थोड़ा रिवीजन किया जाएगा। जितनी भी आज तक जो भी क्लास हुई है उन सभी का पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपन कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होती है, जिसको समझ में नहीं आता हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट के माध्यम से दोस्तों बता सकता है। कमेंट का ऑप्शन होता है। जैसी क्लास एंड हो जाती है उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, किस टॉपिक में आपको समझने में परेशानी हुई है, या कौन सा जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आया सही से, तो आप एक बार कमेंट्स कर दीजिए। और जैसे ही मुझे आपका कमेंट मिलेगा मैं उस टॉपिक को फिर से आपको एक बार समझा दूंगा। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? अपन ने सबसे पहले हिंदी में देखा था, हिंदी से ही स्टार्ट करेंगे। हिंदी आज पहले पूरे 10-15 मिनट जितना भी होगा उतना रिवीजन करेंगे। ठीक है। हिंदी का विकास कैसे हुआ था? हिंदी का विकास हुआ था, हिंदी का विकास आपका हुआ था बोली से, बोलियों से, बोलियों से। पहले बोलियां आई, फिर उसके बाद आई थी भाषा। बोलियों के बाद आई थी भाषा, बोलियों के बाद आई थी भाषा। दोस्तों, राइटिंग तो समझ में आती है या थोड़ा और क्लियर लिखा करूं? ये भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। बोलियों से ही बनती है आपकी भाषा, बोलियों से ही आपकी बनती है भाषा। पहले बोलियां आई। बोलियां क्या थी? जैसे कि बोलियां होती है बुंदेली, बुंदेली, भगेली, भगेली, बुंदेली, भगेली, निमाणी, निमाणी, मालवी, मालवी। ये आपकी क्या है? बोलियां हैं। ठीक है। बुंदेली, भगेली, अब इन्हीं से डेवलप होकर आपका भाषा बनती है। बोलियों का क्या है? बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र सीमित होता है, सीमित। बोलियों का जो क्षेत्र होता है वो क्या है दोस्तों? सीमित होता है, यानी कम क्षेत्र में बोली जाती हैं बोलियां। इनका खुद का व्याकरण नहीं होता, खुद का व्याकरण नहीं होता, व्याकरण नहीं होता, इनका खुद का व्याकरण नहीं होता। तो ये हो गई आपकी बोलियां। अब भाषा इनसे ही डेवलप हो। बोलियों का ही परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब भाषा में ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती। इनका खुद का व्याकरण होता है, इनका खुद का व्याकरण होता है, खुद का व्याकरण होता है। भाषा का खुद का व्याकरण होता है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा में राजकीय व राष्ट्रीय कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते
किए जाते। भाषा में राजकीय व राष्ट्रीय कार्य किए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी, उसी में कार्य किए जाते हैं। विज्ञापन निकलते हैं, आपके जो सूचनाएं आती हैं वो सभी हिंदी भाषा के माध्यम से ही आती है। राष्ट्रीय कार्य, भारत में अधिकतर कार्य हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। भारत की कोई अभी क्या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, परंतु हम हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान के चलते हैं, इसलिए अधिकतर कार्य हिंदी भाषा में किए जाते हैं। जैसे यूएस की बात की जाए तो यूएस की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, सारे कार्य इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश बोली जाती है प्रॉपर। क्लियर है? तो बोलियां, भाषा का विकास बोलियों से होता है। फिर भाषा के बाद अपन ने देखा था आगे इसका नामांकरण। नामांकरण, तो भाषा का नामांकरण कैसे हुआ था? सिंध नदी के, सिंध नदी से ग्रीक्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीक्स, ग्रीक। ग्रीक, इन्हें सा को ह बोला था, ह, और धा को द। ठीक है, शा को ह बोला था और धा को दा बोला था, इस प्रकार। और जो सिंध का क्षेत्र था, क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में लोग रहते होंगे, लोग रहते होंगे, और इन लोगों को सिंध के वासी, सिंध के वासी यानी इनके द्वारा, वैसे थे तो सिंध के वासी, लेकिन ग्रीक्स के द्वारा इनको हिंद के वासी बोला गया। हिंद के वासी किसने बोला था? ग्रीक्स ने। ग्रीक्स ने बोला हिंद के वासी, हिंदवासी। और इनके द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी, हिंद के वासियों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी। इस प्रकार से नामांकरण हुआ था। नामांकरण के बाद देखा था अपन ने भाषा परिवार। भाषा परिवार, भाषा परिवार, भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार था? तो भरोपीय था, भरोपीय। ठीक, भरोपीय भाषा परिवार के बाद इसकी शाखा थी भारती ईरानी, भारती ईरानी, भारती ईरानी। इसकी उपशाखा थी, इसकी उपशाखा थी भारतीय आर्य, इसकी उपशाखा थी भारतीय आर्य भाषा। इसके तीन टाइप्स थे, इसके तीन टाइप थे। कौन कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में देखा था वैदिक संस्कृत एंड लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, वहीं लौकिक संस्कृत का टाइम था 500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 से 500 था लौकिक संस्कृत का, और वैदिक का था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मध्यकालीन में देखा था पाली, प्रकृत और अपभ्रंश। पाली का टाइम था आपका 500 से 1 ईसा पूर्व, वहीं प्रकृत का था टाइम आपका 1 से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश का था 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का था 500 से 1000 ईस्वी। आधुनिक में था आपका 1000 से वर्तमान टाइम पीरियड तक। और आधुनिक में कौन सी लैंग्वेज आती थी? हिंदी, गुजराती, मराठी, मालवी, ये सारी लैंग्वेज
आधुनिक में हो गई। फिर इसके बाद अपन ने देखा था, भारतीय आर्य भाषा के बाद अपन ने देखा था कि हिंदी का कितने प्रकार से अपन ने वर्गीकरण किया था। हिंदी का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया था? हिंदी का वर्गीकरण देखा था, या इसको विकास बोल सकते हैं। तो हिंदी का विकास देखा था कि प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी को ही अपन प्रारंभिक हिंदी भी बोल सकते हैं। तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और इसके बाद आई थी आपकी आरंभिक हिंदी, आधुनिक हिंदी या वर्तमान की हिंदी। ये अपना अभी रिवीजन है दोस्तों, आज संडे है इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती होंगी, या कौन कौन सी बोलियां बोली जाती होंगी? तो प्राचीन हिंदी में आपकी अपभ्रंश और आहट बोली जाती थी। अपभ्रंश एवं आहट बोली जाती थी प्राचीन हिंदी में। जैसे ही अपन ने यहाँ पे भरोपी भाषा परिवार कवर किया था, उसके बाद भरोपी के बाद आपका भरोपीय के बाद आई थी संस्कृत, संस्कृत संस्कृत के बाद आई थी पाली, पाली, प्रकृत, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, 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 आहट, अपभ्रंश, आहट, और इससे आई थी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी, तो प्राचीन हिंदी का विकास किससे हुआ था? आहट एवं अपभ्रंश एवं आहट के टाइम पे। अपभ्रंश एवं आहट के टाइम पे। अपभ्रंश का टाइम पीरियड क्या था आपका? अपभ्रंश का टाइम पीरियड क्या था? 1000 के आसपास, यानी 1000 ईसा पूर्व, ईसवी। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा दोस्तों अपभ्रंश का टाइम था 1000 से 1400 ईस्वी। इसमें अपभ्रंश और अवट दोनों ही लैंग्वेजों को माना जाता है। अपभ्रंश एवं अवट प्राचीन हिंदी में। फिर मध्यकालीन हिंदी आई। प्राचीन हिंदी, इसमें प्राचीन हिंदी में टाइम्स हो जाएगा आपका 1000 से 1400 ईस्वी, ठीक। इसमें कौन कौन सी भाषाएं होंगी? अपभ्रंश एवं अवट, अपभ्रंश एवं अवट, ठीक है। फिर प्राचीन हिंदी के बाद आया था, अपन ने देखा था प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। जो मध्यकालीन हिंदी थी दोस्तों, मध्यकालीन हिंदी का टाइम पीरियड यहाँ पे 1400 में खत्म हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ, जाहिर सी बात है। प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड 1400 ईस्वी में खत्म हुआ था, वहीं से 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी से आपका टाइम पीरियड हो जाएगा कितना? 4 साल और चलेगा, यानी 14 में 400 ऐड और करोगे तो 1800 हो जाएगा।
प्राचीन हिंदी का टाइम हो जाएगा 14 से 18वीं 1800 ईस्वी ईस्वी। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती होंगी? अवधि, इसमें बोली जाती थी अवधि, अवधि प्लस ब्रज, प्लस ब्रज, अवधि प्लस ब्रज भाषा। ठीक है। अब मध्यकालीन हिंदी के बाद आया हुआ क्या? मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी में क्या हुआ होगा दोस्तों? आधुनिक हिंदी में क्या हुआ होगा? तो आधुनिक हिंदी में कुछ नहीं हुआ है स्पेशल। यहाँ 1800 पे एंड हो रहा था, तो यहीं से स्टार्ट होगी 1800 से। और कब तक चली होगी? आधुनिक है, मॉडर्न है, वर्तमान समय की है, तो इसे अब तक। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती होंगी? खड़ी बोली, खड़ी बोली प्लस खड़ी बोली, और भी हिंदी के आसपास की जो भी बोलियां थी आज के जमाने में, इस टाइम पे देखा जाए तो कोई खड़ी बोली बोल रहा है, कोई तवर खड़ी बोल रहा है, कोई ब्रज बोल रहा है, कोई मालवी बोल रहा है, कोई बुंदेली बोल रहा है, अपनी अपनी सुविधा अनुसार। तो इस तरीके से अपने इसका विकास क्रम देखा था। ठीक है, विकास क्रम देखा था। फिर इसके बाद अपन ने देखा था दोस्तों, इसके बाद देखा था हिंदी भाषी प्रदेश। हिंदी भाषी प्रदेश कौन कौन से थे? तो हिंदी भाषी प्रदेश थे, हिंदी भाषी प्रदेश थे 10। हिंदी भाषी प्रदेश थे 10। कौन कौन से थे? एमपी, यूपी, बीपी यानी बिहार, बीपी यानी बिहार, यूके उत्तराखंड, एचपी हिमाचल प्रदेश, एमपी, यूपी, बीपी, यूके, एचपी और एचआर, एचआर हरियाणा, आरजे राजस्थान, राजस्थान, सीजी छत्तीसगढ़, जेएच झारखंड, झारखंड। तो ये अपने कितने हुए? 9। और एक था आपका दिल्ली एनसीआर, दिल्ली। ठीक है, इस टाइप से आपके हो गए 10 भाषी हिंदी भाषी प्रदेश। फिर इसके बाद अपन ने हिंदी भाषी प्रदेश के बाद देखा था क्या? हिंदी भाषी प्रदेश के बाद देखा था, हिंदी भाषी प्रदेश के बाद देखा था, इसको नोट नहीं करना है दोस्तों, ओनली रिवीजन क्लास है, सुनते चलो। जितनी भी अभी तक 7-8 क्लासें हुई है उन सभी का ये सार है आज की क्लास। ठीक है, थोड़ा देख लेंगे अगर टाइम बचता है तो इसमें, वरना पूरी आज रिवीजन सेशन है। अच्छे से सुनो, कान में लगाओ, एक जगह बैठ जाओ और गौर से सुनो। ठीक है। फिर अपन ने देखा था बोली, बोली, विभाषा, विभाषा, विभाषा और भाषा। बोली, बोली, विभाषा और भाषा। तो बोली क्या थी? बोली अपन ने देख लिया था स्टार्टिंग में। तो बोली का व्याकरण नहीं होता है, बोली का खुद का व्याकरण नहीं होता है, खुद के शब्द नहीं होते, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, विस्तृत नहीं होती है। ये
इसका इसका बोली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप ही भाषा कहलाता है। औपचारिक नहीं है, अनिश्चित होती है, बदलती रहती है, बोली हो गई। अब विभाषा, विभाषा क्या होता है कि बोली और भाषा, बोली और भाषा के मध्य का जो रूप होता है उसे विभाषा बोलते हैं। बोली और भाषा के मध्य का जो रूप है उसे ही अपन विभाषा बोलते हैं। बोली से अधिक विकसित लेकिन भाषा से कम विकसित, बोली से थोड़ा अधिक विकसित लेकिन भाषा से थोड़ा कम विकसित, विभाषा कहलाता है। विभाषा बोली से थोड़े अधिक क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कहाँ कहाँ बोली जाती होगी? कोई बड़ा गांव है, कोई बड़ा कस्बा है, बड़ा कस्बा है, ऐसी जगहों पे विभाषा बोली जाती है। ठीक है। अब भाषा, बोली का ही परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप, ये मैं आपको पहले ही दिन से बोलता आ रहा हूँ। इस लाइन को रट लीजिए। जब भी हिंदी का एग्जाम हो और इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा से, तो इस लाइन को तो आपको सीधा चिपका देना है, कुछ सोचना नहीं है। हैंड टू हैंड दिमाग में आया और चिपका दिया। भाषा से कोई भी क्वेश्चन आता है, सीधा आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा चिपका देना। ठीक है। परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप ही क्या कहलाता है? भाषा। भाषा का अपना खुद का व्याकरण होता है। भाषा का अपना खुद का व्याकरण होता है, खुद के शब्द होते हैं। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, यानी व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है भाषा। व्यापक क्षेत्र में कैसे बोली जाती है? जैसे बोली बघेलखंड में बोली जा रही है लेकिन चंबल में नहीं। बघेली बोली बघेलखंड में बोली जा रही है लेकिन चंबल क्षेत्र में नहीं। ऐसे ही आपकी मालवी मालवा रीजन में बोली जाती है, ना कि आपकी बुंदेलखंड में। ठीक है। ये आपका एमपी है दोस्तों, एमपी। यहाँ बोली जाती है बुंदेली। इस वाले रीजन में बोली जाती है आपकी, इस वाले रीजन में बोली जाती है आपकी बुंदेली। बुंदेली। यहाँ बघेली। बघेली। इस वाले बेल्ट में बोली जाती है आपकी मालवी। मालवी। तो यहाँ तक पढ़ लो। अब इस वाले रीजन में बोली जाती है आपकी निमाड़ी। निमाड़ी। हम बोली जाती है निमाड़ी। निमाड़ी। ठीक है। और इस वाले रीजन में बोली जाती है खड़ी। खड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, परंतु ये अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन इसमें पूरे में बोली क्या जा रही है दोस्तों? बोली जा रही है अपनी मातृभाषा हिंदी। इस पूरे रीजन में बोला क्या जा रहा है दोस्तों? बोली तो हिंदी ही जा रही है, लेकिन इसके अलग अलग रूपों में। तो बोली यहाँ तक सीमित रहेगी, बघेली यहाँ तक सीमित है, बुंदेली यहाँ तक सीमित है,
खड़ी बोली इसमें सीमित है, मालवी इसमें और निमाड़ी इसमें। लेकिन हिंदी जो भाषा है इस एमपी में पूरे में बोली जा रही है। क्लियर है? तो तो इस प्रकार से दोस्तों एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती हिंदी होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद अपन ने क्या देखा था दोस्तों? भाषा एवं बोली, विभाषा और भाषा के बाद अपन ने देखा था, एक मिनट रुकिए दोस्तों। इसके बाद अपन ने देखा था दोस्तों, इसके बाद देखा था, क्या देखा था? भाषा। इसके बाद अपन ने देखा था हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां। इसके बाद देखा था अपन ने हिंदी भाषा की, या सीधा लिख लो, लिखना नहीं है, ओनली सुनते चलो। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, तो कितनी है? हिंदी भाषा की 5, हिंदी भाषा की अपन ने देखा था 5 उपबोलियां हैं, उपभाषाएं, और वहीं 17 बोलियां हैं, 17 बोलियां। 17 बोलियां, 17 बोलियां हैं। ठीक है, तो जो 17 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं, तो वो कौन कौन सी है और किस किस रीजन में थी? तो अपन ने देखा था फर्स्ट थी आपकी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा था आपका पूर्वी हिंदी, फिर आपका था राजस्थानी हिंदी, तीसरा था राजस्थानी हिंदी, फिर आपका था बिहारी हिंदी, और आपका था 5वां लास्ट पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, इस तरीके से दोस्तों आपकी 5 उपभाषाएं थी और इनके अंदर आपकी अलग अलग उपबोलियां थी। चौथा पॉइंट कट रहा है दोस्तों, सॉरी 5वां पॉइंट, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 5वीं थी आपकी कौन सी? पहाड़ी हिंदी, 5वीं थी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी हरियाणवी, जिसको बांगरू भी बोलते हैं। फिर आपकी आती है कन्नौजी, कोरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली,
कौरवी, ये आपकी हिंदियां आती हैं। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी है बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी, आपकी अवधी आती है, आपकी छत्तीसगढ़ी आती है, जो पूर्व वाला रीजन है उसमें आपकी अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, और आपकी आती है बघेली। ये आपकी पूर्वी हिंदी है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आपका, राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएंगी दोस्तों? राजस्थानी हिंदी, राजस्थान में सबसे पहले पिंक सिटी बोलते हैं जिसे, जयपुर, तो जयपुर की जयपुरी हिंदी। क्लियर? जयपुर की जयपुरी हिंदी हो जाएगी, जिसे ढुडानी भी बोलते हैं, जिसे ढुडानी भी बोलते हैं। जयपुर की जयपुरी हिंदी, जिसे ढुडानी भी बोलते हैं। जयपुर में राजस्थानी लोगों को अपन मारवाड़ी भी बोल के संबोधित करते हैं, तो मारवाड़ी हिंदी हो जाएगी, यानी मारवाड़ी बोली हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद, इसके बाद अपना एमपी राजस्थान से भी टच होता है, और जो टच होता है वो मालवा वाला रीजन है। तो जो मालवा में बोली बोली जाएगी वही राजस्थान के जो एमपी से टच होने वाले जिले हैं उनमें भी वही बोली बोली जाएगी, तो यानी मालवी बोली हो गई, मालवी बोली हो गई, मालवी बोली हो गई। और आपने राजस्थान के एक देवता को फेमस सुना होगा, राजस्थान के लोगों से सुना होगा ज्यादातर, मेवाती बाबा की, मेवाती बाबा के बारे में। तो उनको मेवाती लोग भी बोलते हैं, यानी मेवाती बोली हो गई। इस प्रकार से राजस्थान की हिंदी हो गई। फिर आता है आपका बिहारी हिंदी। नंबर 4 पे आता है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मगही, और आपकी आती है आपकी कौन सी? मैथिली हिंदी। भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर आपका पांचवा पॉइंट आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी, कुमाऊनी लैंग्वेज, यानी जो लोग पहाड़ों पे निवास करते हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा हो गई पहाड़ी। पहाड़ी यानी कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी, ये आपकी हिंदी का वर्गीकरण हुआ था। ठीक है। हिंदी का, सॉरी, उपभाषा एवं बोलियां थी, बोलियां थी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका, इसके बाद आता था अपना, फिर क्या था इसके बाद अपन ने क्या देखा था? तो इसके बाद देखा था हिंदी का, हिंदी का विविध या विभिन्न एक ही बात है। अपन ने देखा था, सॉरी, हिंदी का विविध प्रयोग, प्रयोग, हिंदी का विविध प्रयोग किस किस रूप में देखा था? तो हिंदी का विविध प्रयोग अपन ने किस किस रूप में देखा था दोस्तों? फर्स्ट देखा था अपन ने राजभाषा, राजभाषा के रूप में।
फिर देखा था राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में। फिर देखा था अपन ने संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में। इसके बाद अपन ने इसका प्रयोग देखा था प्रायोजन मूलक, प्रायोजन मूलक, प्रायोजन मूलक, प्रायोजन मूलक भाषा के रूप में, या इसी को बोलते हैं अपन कामकाजी, कामकाजी, कामकाजी। फिर देखा था अपन ने साहित्य, साहित्यिक भाषा के रूप में। इसके बाद अपन ने देखा था साहित्यिक के बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी के रूप में, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, तकनीकी के रूप में। तो हिंदी भाषा का प्रयोग अपन ने देखा था राजभाषा के रूप में। राजभाषा के रूप में कैसे देखा था कि राजभाषा किसी एक राज्य की स्पेशल भाषा होगी और उसी भाषा में सारे कार्य का सरकारी कामकाज किए जाते होंगे, राजभाषा कहलाती है। ठीक है, ये औपचारिक रूप से होती होगी, ये औपचारिक रूप में होती होगी, औपचारिक रूप में होती होगी। क्षेत्र थोड़ा सीमित रहता होगा राजभाषा का, देखा था। ठीक है, और इसके संवैधानिक पहलू भी अपन ने देखे थे साथ ही साथ। राजभाषा का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 351 तक वर्णित है। ये सारे अनुच्छेदों अपन ने देखे थे। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए मान्य हो, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे एमपी, यूपी, बिहार, एमपी, यूपी, बिहार, इनमें जो भाषा है वो हिंदी है। और वैसे प्रॉपर माना जाए तो लेकिन हिंदी राजभाषा नहीं है भारत की, परंतु इसे अपन राजभाषा के रूप में ही दर्जा देते हैं और इसी को राजभाषा मानते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से है नहीं। राजभाषा हिंदी बन जाती दोस्तों, लेकिन जब शुरुआत में जब डिवाइडेशन हुआ था भारत का, तो कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई थी और इसी के साथ बोला था कि 15 सालों के लिए हम इंग्लिश को ही कार्यों में यूज करेंगे। ठीक है, और जब 2/3 राज्यों का समर्थन होगा तो हम हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने लगेंगे। जब 2/3 राज्यों का समर्थन होगा तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में यूज करने लगेंगे। तो दोस्तों ना ना तो 2/3 समर्थन होगा और ना ही हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में कभी बन पाएगी। ठीक है, जो राष्ट्रभाषा है वो एक औपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा होती क्यों है? क्योंकि पूरे राष्ट्र को संबोधित करती है दोस्तों। जैसे अमेरिका के नाम से ही लोग सोचने लगते हैं कि इंग्लिश अच्छी बोली जाती हो, उसी प्रकार से भारत का जब नाम आता है तो हिंदी के ही विचार दिमाग में उत्पन्न होते हैं। हिंदी भाषी राष्ट्र है। ज्यादातर
कार्य हिंदी में ही संपन्न किए जाते हैं। फिर इसके बाद अपना संपर्क भाषा। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कैसे भूमिका निभाती है? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी इस प्रकार से अपनी भूमिका देती है कि जैसे मैं अपनी किसी बात को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो हिंदी के माध्यम से मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, या अपने एक दूसरे विचार आदान प्रदान होते हैं उस माध्यम के द्वारा, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जिस भाषा के माध्यम से संपर्क किए जाते हैं, अब वो वाला संपर्क मत समझ लेना आप कि कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज हो गया और संपर्क हो गया, ठीक है? तो संपर्क एक दूसरे की अभिव्यक्ति या बात करने की माध्यम को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। फिर इसके बाद था प्रयोजन मूलक भाषा या कामकाजी भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा उसे कहते हैं जिसका एक विशेष उद्देश्य हो, जिसका एक विशेष उद्देश्य हो। कैसे विशेष उद्देश्य हो? जैसे व्यापार के लिए हो, वाणिज्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ठीक है? तो शिक्षा देना एक उद्देश्य हो गया, व्यापार करना एक उद्देश्य हो गया, वाणिज्य एक उद्देश्य हो गया। इसको प्रयोजन मूलक या कामकाजी भाषा कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे उपयोग होती है कि इसमें लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं, वर्तमान में कहानी कविताएं किए जा रहे हैं, व्यंग्य किए जा रहे हैं, सौंदर्यपूर्ण चित्रण होता है, साहित्य के माध्यम से हो रहा है, तो हिंदी एक साहित्यिक भाषा भी हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदी अपनी साहित्य भाषा नहीं होती। साहित्य में सौंदर्य होना चाहिए, कलात्मकता होनी चाहिए, व्यंग्यात्मक होना चाहिए, तब जाके वो सौंदर्य भाषा साहित्यिक भाषा बनती है, ठीक है? साहित्यकार जो होते हैं उनके अंदर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलने का, प्रकट करने का एक हुनर होता है, इसलिए उन्हें साहित्यकार बोला जाता है, ठीक है? फिर वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा कैसे है कि वर्डों का जिसके वर्डों का कोई अर्थ निकलता हो और उसमें एक वैज्ञानिकता उत्पन्न होती हो, टेक्निकल टर्म होता हो, उसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा बोलते हैं। कैसे कि जैसे इंग्लिश का ये लिखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर का हिंदी में कोई अर्थ निकलता है क्या? निकलता है, इसके लिए भी एक वर्ड है। तो हिंदी में इसको कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक, संगणक। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि कंप्यूटर का भी इसमें अर्थ मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हैं, वर्ड्स हैं, उनका अर्थ निकलता है, प्रकट होता है, ठीक है? बुक है, बुक, इंग्लिश में इसको बुक कह रहे हैं, हिंदी में कहते हैं पुस्तक या किताब, किताब, किताब या पुस्तक, पुस्तक। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये अपनी विविध आयामों में इसका प्रयोग हो गया, विविध आयामों में इसका प्रयोग हो गया, ठीक है? विविध आयामों में इसका प्रयोग हुआ। अब इसके आगे अपन ने देखा था, इसके आगे अपन ने देखा था लिपियां,
लिपि, ठीक है, लिपि, लिपि। इसके आगे अपन ने देखा था लिपि, लिपि कौन कौन सी? सिंधु लिपि, हिंदू, ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी, खरोष्टी, अरामाइका, अरामाइका, ठीक। इस तरीके से अपन ने ये लिपियां देखी थी, ठीक है। और इसी लिपि में से अपन ने ब्राह्मी लिपि का वर्णन भी यानी विस्तृत रूप से देखा था। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी के बाद अपन ने देखा था गुप्त लिपि, गुप्त लिपि, गुप्त लिपि देखा था। गुप्त लिपि के बाद अपन ने देखा था सिद्ध माइका लिपि, सिद्ध माइका लिपि, सिद्ध माइका लिपि, सिद्ध माइका, सिद्ध माइका लिपि, सॉरी सिद्ध माइका नहीं है दोस्तों, सिद्ध मातृका है, मातृका, सिद्ध मातृका लिपि। और सिद्ध मातृका लिपि के बाद अपन ने देखा क्या? देवनागरी। और नहीं, सिद्ध माइका लिपि के बाद आई थी अपनी कौन सी? कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, कुटिल, कुटिल लिपि, कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि के दो पार्ट्स थे, एक देवनागरी, एक देवनागरी और शारदा, शारदा। देवनागरी में, देवनागरी में अपनी हिंदी का विकास हुआ था, देवनागरी में अपनी हिंदी का विकास हुआ था। कौन सी सदी में? 7 से 8वीं सदी में, 7 से 8वीं सदी में। देवनागरी के दो हानि लाभ देखे थे अपन ने देवनागरी में। एक ही भाषा का एक अर्थ होता है, एक वर्ड के लिए एक ही अर्थ होता है, मुक्त वर्ड नहीं होते, मुक्त शब्द नहीं होते, भ्रम की स्थिति नहीं होती। और इस प्रकार से अपन ने देवनागरी लिपि को कंप्लीट किया था। देवनागरी लिपि से दोस्तों 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए दोस्त और हानियां भी देखे थे अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा था दोस्तों? वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले देखा था, वर्ण विचार के अंतर्गत देखा था, वर्ण विचार में स्वर देखे थे, फिर व्यंजन, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। और इसके बाद अपन ने क्या देखा था? अयोगवाह वर्ण यानी पंचमाक्षर वगैरह देख लिए थे, ठीक है। स्वरों, स्वर कितने थे? 13 अपने स्वर थे, जिनमें से मूल रूप से देखा जाए तो 9 अपने मूल स्वर होते हैं, वैसे 10 होते हैं, ठीक है। दीर्घ और स्वरों को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते थे? छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ, ये आपके 3 ह्रस्व स्वर थे, बाकी सारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और प्लुप्त स्वर नाम का कोई भी स्वर नहीं होता वर्तमान में देखा जाए तो, लेकिन प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण में अधिक से भी अधिक समय लगता है, या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्ति को पुकारने या अपने पास बुलाने के लिए जिसका उच्चारण किया जाता है, तो उसको लंबे टाइम तक उच्चारित करने के लिए, जैसे किसी का नाम है तो उसको लंबा खींचने के लिए उच्चारित किया जाता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्लियर है?
फिर इसके बाद अपन ने व्यंजन में देखा था, क्या देखा था? स्पर्श व्यंजन, संक्षिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये अपन ने देखे थे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वहीं अपन ने देखा था ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, 3 सा और हा, ऊष्म व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अपने 4 होते हैं, यार अलावा, यार अलावा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अपन ने देखे थे कितने? 4 संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय, क्षत्रज्ञ और श्रम, क्षत्रज्ञ और श्रम, ये अपने 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर, पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग कौन कौन से वर्ग होते हैं? का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, आ वर्ग है। इस प्रकार से ये वर्ग होते हैं और 5 वर्ग होते हैं दोस्तों, ठीक है। का वर्ग का ड़, ण, और आपका होता है न, न और म, म। इस प्रकार से ये पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों, ये पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर का यूज क्या है? पंचमाक्षर का यूज ये होता है कि अब वर्तमान में इनका यूज थोड़ा कम किया जा रहा है और इनके स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी का यूज किया जाता है। अनुस्वार यानी इस वाले बिंदु का प्रयोग किया जाता है। पंचमाक्षर हुआ, जैसे कि पहले का वर्ग और पंचमाक्षर का यूज कैसे करते थे कि ये का वर्ग है और का के साथ ही इसका पंचमाक्षर आ रहा है कहीं, तो उसी वर्ग के ऊपर अनुस्वार आ जाता है। जैसे कंपनी लिखा है, कंपनी, कंपनी, का और माँ दोनों एक ही वर्ड, सॉरी, माँ और पा दोनों एक ही वर्ड के हैं। माँ और पा दोनों क्या है? एक ही वर्ग के हैं दोस्तों। तो इस माँ को हटा करके, इस वाले माँ को हटा करके यह अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग करने लगे वर्तमान हिंदी में, इसका यूज होने लगा। इसका यूज होने लगा, ठीक है। तो ये कंपनी हो गया, कंपनी हो गया। अब ऐसे ही का वर्ग में, अगर का वर्ग का यूज होगा, का वर्ग का यूज होगा, तो पहले गंगा कैसे लिखा जाता? गंगा, गा और डा, गा और डा दोनों एक ही वर्ग के यानी का वर्ग के। इस गा का, इस गा का लोप, सॉरी, इस डा का लोप कर दिया और अनुस्वार के रूप में ऊपर इसको ले गए। इस प्रकार से वर्तमान में गंगा लिखा जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में गंगा लिखा जा रहा है। पहले चंचल लिखा जाता था, चंचल कैसे लिखा जाता था? चंचल, च, य, च और ल, चंचल, इस प्रकार से लिखा जाता था। लेकिन अभी रिसेंट में इसका लोप कर दिया, चंचल हो गया, चंचल हो गया। इस प्रकार से इसका लोप करने का रीजन था दोस्तों क्या?
इसका लोप करने का रीजन था अधिक समय का लगना, अधिक स्थान लेना, अधिक स्थान लेना, अच्छा भी नहीं लगता था और सुंदर लिखावट नहीं आती थी। इसमें इसमें देखो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड का कमी हो गया, स्थान कम लगा। इसमें देखो वर्ड कम हो गए, ऊपर हलंत हो गया, सुंदर दिखने लगा। लेकिन इसमें स्थान भी ज्यादा आ रहा है, वर्ड भी ज्यादा आ रहे हैं, टाइम भी अधिक लगता है इसको लिखने में, इसको लिखने में कम टाइम लगता है। इस प्रकार से पंचमाक्षर क्लियर हुआ। ठीक है। अब इसके बाद अपन ने देखा था क्या दोस्तों, उच्चेपित ध्वनिया। उच्चेपित ध्वनिया कौन कौन सी होती हैं? डा और ढ, ड और ढ, ड और ढ, ये उच्चेपित ध्वनियां होती हैं। ये अपनी हिंदी जो एक्चुअल हिंदी है उसमें नहीं थी। एक्चुअल हिंदी में ये वाला डा था और ये वाला ढ, ड़ा और ड, ड ड ड और ड, और ये डा और ये डा, ये डा है और ये ड, ड़ा। ठीक है, ड़ा ना। लड्डका और एक लड़का, दोनों बोलने में समझ में आता है और लिखने में भी समझ में आता है। ये लड्डा का, लड्डा का, और ये लड़का, लड़का, लड़का। इसमें अनुक्ता लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है। ये वर्तमान जो अपनी एक्चुअल रियल हिंदी थी उसका वर्ड है, लेकिन ये उच्चीकृत वर्ड्स है। क्लियर है? इनके बारे में अपन ने पढ़ा भी था कि इसका प्रयोग शब्द के स्टार्टिंग में हो जाता है, इसका प्रयोग शब्द के स्टार्टिंग में हो जाता है, लेकिन इस वाले से शब्द का कोई स्टार्ट नहीं होता है, यानी इस वाले डा से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये हमेशा शब्द के बीच में ही आएंगे या लास्ट में आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, क्या तक क्लियर हुआ? फिर इसके बाद अपन ने देखा था व्यंजनों की ध्वनियां। ठीक है, आगत वर्ड देखे थे, आगत वर्ड। आगत वर्ड कहाँ से आए हैं? उर्दू के वर्ड। आगत ध्वनिया, आगत ध्वनिया, आगत, आगत, आगत ध्वनिया, आगत ध्वनिया। कौन कौन सी आगत ध्वनिया है? का है, खा है, गा है, जा है और फा है। ये अपनी आगत ध्वनिया है दोस्तों। अभी ये आगत बनी नहीं है, अभी बनेगी, अभी आगत नहीं है। अभी ये नॉर्मल व्यंजन है, यानी नॉर्मल रियल हिंदी के वर्ड्स हैं। लेकिन बाहर से जो वर्ड्स आए हैं हिंदी में उनको आगत वर्ड बोलते हैं। आगत वर्ड्स क्यों बोलते हैं? ये का के नीचे लगाया अपन ने नुक्ता, अब बन गया ये आगत वर्ड। खा के नीचे लगाया नुक्ता, ये बन गया आगत। गा के नीचे लगाया नुक्ता, बन गया आगत वर्ड। जा के नीचे बनाया नुक्ता और फा के नीचे बनाया नुक्ता, अब बन गए ये दोस्तों आगत वर्ड। आगत वर्ड, ठीक है, ये आगत वर्ड होते हैं। इनका यूज देखा था, एक का था काज, काज। इस काज का मतलब होता है काम, और एक था काज, 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 काज,
खास। तो ये काज है, ये काज है, काज। इसको बोलने में थोड़ा डिसेंट यानी स्टैंडर्ड, थोड़ा अच्छा सा फील होता है, स्टाइलिश फील होता है इसको बोलने में। इसको बोलने में नॉर्मल बोल देते हैं काज, वही काज। ठीक। इसका मतलब होता है काज, जो बटन वाला होता है, बटन वाला, बटन वाला। ठीक है, बटन वाला काज। बटन वाला काज। इस प्रकार से अपन ने ये कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद अपन ने देखी थी ध्वनिया, ध्वनिया। इसके बाद अपन ने देखी थी ध्वनिया। तो कौन कौन सी ध्वनिया देखी थी? अपन ने देखी थी ध्वनिया। कौन कौन सी ध्वनिया देखी थी? तो अपन ने ध्वनिया देखी थी कंपन के आधार पर, ध्वनिया देखी थी कंपन के आधार पर, और प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। तो ध्वनिया दो प्रकार की थी, एक तो सगोश और अघोष। सगोश वो होती है जिनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, उन्हें सगोश ध्वनिया कहते हैं। स्वर तंत्रिकाओं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं तंत्रिकाओं में कंपन पैदा हो, उसे घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष उसे कहते हैं जिनमें जिनके जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न ना हो, या हो संपर्क सॉरी कंपन पैदा ना हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और आपका तीनों साथ प्लस, साथ में क्या, तीनों साथ। अघोष वर्ण उसे कहते हैं। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्लस आपका, प्लस आपका हो जाएगा क्या, प्लस में आपका हो जाएगा हा। क्लियर है? फिर प्राणवायु यानी वायत्व के आधार पर, यानी हवा के आधार पर देखे थे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक कम हवा निकलती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं अल्प प्राण? अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वहीं महाप्राण की बात की जाए तो जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले, अधिक वायु बाहर निकले, उन्हें महाप्राण बोलते हैं। कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो जाएगा। फिर अपन ने देखा था वर्ण किसे कहते हैं, यानी शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों से मिलकर बना हो। शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों से मिलकर बना हो। जैसे कैसे मिलकर बना हो वर्णों से? ये देखिए, यहाँ लिखा है क ल प्लस म, हो गया आपका कलम। कलम, कलम सार्थक वर्ण, वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल है। इसमें का वर्ण, ला वर्ण और मा वर्ण का योग हुआ है। इस प्रकार से ये सार्थक यानी कलम निकला है। यही देखिए क प्लस म प्लस ल बनेगा कमल। ये भी सार्थक वर्ण, बट इसको थोड़ा और घुमाया मैंने। और निकल आया लकम।
लकम। तो लकम टाइप का कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, ना ही इसका कोई अर्थ होता है। तो इस प्रकार से कोई वर्ड से मिलकर शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। और कोई शब्द नहीं बनेगा तो इनका कोई मतलब नहीं। ऐसे ही अपन ने ये शब्द भी देखे थे कि शब्द कैसे बनता है। शब्द पहले वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, शब्द से मिलकर बनता है उपवाक्य, फिर वाक्य, फिर आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने अपनी 6-7 क्लासों में कंप्लीट किया था दोस्तों। अब इससे आगे अपन करेंगे मंडे को। तो ये रिवीजन सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर जो भी भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा कहना चाहता हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।